दोस्तों, इस वक्त पूरा विश्व वैश्विक तनाव के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ यूक्रेन रूस के बीच चल रहे युद्ध ने तीसरे विश्व युद्ध का डर फैलाया हुआ है। इस युद्ध के साथ साथ आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया है। पूरे विश्व में व्यापार काफी हद तक प्रभावित हुआ है। कोरोना महामारी के चपेट में आई देश की अर्थव्यवस्था अभी पूरी तरह से संभल भी नहीं पाई थी कि इस युद्ध के कारण उपजा आर्थिक संकट पूरे विश्व को एक अंधेरी गर्त में ले जा रहा है। इन सब का भारत पर भी काफी असर देखने को मिल रहा है। पहले कोरोना के चलते देश की अर्थव्यवस्था में गिरावट आई थी, वहीं युद्ध के चलते तेल और गैस की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लगातार खड़ी होती ये आर्थिक संकट भारत को चुनौती दे रही है। व्यापारिक नीतियां पूरी तरह से डगमगा गई हैं। इसके साथ ही यूक्रेन रूस के युद्ध के बाद सीमा पर अपने दुश्मनों की रक्षा का मुद्दा भी उसके सामने खड़ा हो गया है। अब देखना होगा कि भारत इस ओर क्या कदम उठाता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे विश्व और भारत इस वैश्विक तनाव का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। वहीं भविष्य में फिर से ऐसे आर्थिक संकट आते हैं तो कैसे उसका सामना किया जाएगा। तो दोस्तों, भारत के बढ़ते कदमों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यूक्रेन संकट के बाद दुनिया दो खेमों में बट गई है। सही बनाम गलत, लोकतंत्र बनाम तानाशाही, वैश्वीकरण बनाम संरक्षणवाद और जीत बनाम हार। पश्चिमी देशों का कहना है कि युद्ध के कारण रूस अपना नैतिक अधिकार, सॉफ्ट पावर और अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता खो चुका है। वो यूक्रेन पर जरूरत से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल को क्रूरता मान रहे हैं। यूरोप के लोगों की नजरों में बिना उकसावे के इस हमले ने मूल रूप से यूरोप की सुरक्षा हालात को बदल दिया है और मौजूदा विश्व व्यवस्था को चुनौती दी है। वहीं इस युद्ध ने यूरोपीय संघ और नेटो को एकजुट कर दिया है, जो कभी आंतरिक चुनौतियों के चलते करीब नहीं थे। उन्होंने रूस को रोकने के लिए कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से रूस में व्यापार, आमदनी और विकास का संकट खड़ा हो गया है। ये सवाल खड़ा हो गया है कि अब कौन सा ऐसा देश है जो इस युद्ध के बाद रूस के साथ जुड़ना चाहेगा या रूस में निवेश करना चाहेगा। वहीं इस तनाव के चलते दूसरी तरफ शीत युद्ध का दूसरा दौर शुरू हो गया है। लोकतांत्रिक विकसित देश चीन और रूस के सप्लाई चेन से अपने को अलग करने की रणनीति पर काम करने लगे हैं। लगने लगा है कि जैसे पूरी दुनिया का मानो नक्शा ही बदल गया है। जहां शक्ति प्रदर्शन को लेकर पूरी दुनिया एक दूसरे पर हावी होने की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था का चक्र अलग ही रूप ले रहा है। दोस्तों, 2020 में कोरोना महामारी के चलते पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था टूट सी गई थी। इस महासंकट ने बहुत से देशों को आर्थिक संकट के उस दरवाजे के सामने लाकर खड़ा कर दिया था, जहां से वापस आने में उसे काफी समय लगेगा। अभी ये संकट खत्म भी नहीं हुआ था कि यूक्रेन रूस के युद्ध ने इस पर एक और चोट दे दी है। लेकिन इन दोनों महासंकटों ने जनतांत्रिक को ये सबक सिखा दिया कि व्यापार के मामले में किसी एक देश पर निर्भरता काफी भयावह हो सकती है। वो ये सबक सीख चुके हैं कि भविष्य में वो कच्चा माल और कलपुर्जों की सप्लाई के लिए मात्र एक देश पर निर्भर नहीं रहेंगे। इस मामले में जो नाम सबसे पहले आता है वो है चीन। चीन ने सस्ते और कुशल कामगार और सुव्यवस्थित कानून व्यवस्था के साथ विशाल उपभोक्ता का बाजार खड़ा किया है और इस ताकत के बल पर ही विकसित देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। इन कंपनियों ने चीन में कार, इनके कलपुर्जे, सेमीकंडक्टर चिप्स आदि बनाने शुरू किए और पूरी दुनिया को सप्लाई करने लगे। और नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे कंपनियों ने कलपुर्जों का उत्पादन अपने देश में बंद कर दिया और चीन में ही इनका प्रोडक्शन करने लगे, जिससे चीन के निर्माण उद्योग चमकने लगे। जिसके बाद चीन समृद्ध, ताकतवर होता गया और किसी को पता भी नहीं चल पाया। चीन ने कई उत्पादन में एक तरह से एकाधिकार से प्राप्त कर लिया और दूसरे देश उस पर निर्भर हो गए। वहीं कोरोना के दौरान जब पूरे विश्व ने आर्थिक संकट का सामना किया तो चीन मानो इसकी पहले से ही तैयारी करके बैठा था। उसकी अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वो निर्यात के मामले में सबसे ऊपर आ गया और उसके दूसरे देशों पर निर्भरता कम दिखाई दी। वैसे तो जनतांत्रिक विकसित देशों के चीन से रिश्तों में तनाव कोरोना महामारी के पहले से ही शुरू हो गए थे, लेकिन जिस तरह से चीन ने कोरोना और यूक्रेन के दौरान व्यापारिक माल को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, उससे विकसित देश सहम गए। वहीं दूसरी तरफ इन देशों में यह आशंका है कि चीन से किसी टकराव या कोरोना जैसी किसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में इन उत्पादों की सप्लाई चेन टूट सकती है। इस संकट ने सभी देशों के सामने ये उदाहरण पेश कर दिया कि उनकी किसी भी देश पर निर्भरता घातक परिणाम ला सकती है। इसलिए अमेरिका और यूरोपीय देश सप्लाई चेन का विकल्प खोज रहे हैं, जिसमें वो भारत को महत्वपूर्ण साझेदार मानने लगे हैं। यही वजह है कि यूरोपीय संघ के प्रेसिडेंट उर्सुला लेयन ने अपने भारत दौरे में भारत के साथ ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की स्थापना पर सहमति दी है। 27 देशों के संगठन यूरोपीय यूनियन ने इस तरह की काउंसिल का गठन इसके पहले केवल अमेरिका के साथ ही किया है। वहीं अब भारत के साथ ये समझौता उसके सुनहरे भविष्य की ओर इशारा कर रहा है और ये एक तरह से भारत की चीन के सामने बहुत बड़ी जीत है। इस टीटीसी के तहत ये
ये योजना है कि उच्च तकनीक वाले उत्पादों के लिए चीन का वैकल्पिक स्रोत को तैयार किया जाए और इनके उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल की जाए, ताकि भविष्य में अगर कोई संकट आता है तो इनकी सप्लाई के लिए चीन का मोहताज न रहना पड़े। इसके पहले मार्च 2021 में 4 देशों का संगठन क्वाड, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत शामिल हैं, उन्होंने चीन की सप्लाई चेन का विकल्प खोजने के लिए क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप का गठन किया था, जिसका मकसद उच्च तकनीक वाले उत्पादों की पहचान करना और उन्हें क्वाड के साझेदार देशों में उत्पादन करने के लिए प्रेरित करना, ताकि उन तकनीकी पर भी चीन पर निर्भरता खत्म हो सके। इसी पहल पर आगे काम करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने भारत पर विश्वास जताया है। उसने दुर्लभ खनिज का साझा उत्पादन कर बाकी दुनिया को सप्लाई करने पर भारत के साथ सहमति बनाई। दोनों देशों ने हाल में मुक्त व्यापार संधि की है। दोस्तों, वास्तव में दुर्लभ खनिज और उच्च तकनीक वाले कलपुर्जों की सप्लाई पर चीन का एक अधिकार है, और चीन अगर किसी देश को इनमें से किसी की भी सप्लाई रोक दे तो उस देश का उद्योग धंधा चौपट हो सकता है, जो देश के भविष्य के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। चीन ने कुछ सालों से 5G नेटवर्क के विकास में महारत हासिल की है। उसका सपना था कि वो यूरोपीय देशों और अमेरिका, ब्रिटेन से लेकर भारत तक के बाजार में छा जाए, लेकिन उससे पहले ही पूरे विश्व की मानो नींद खुल गई। वो चीन को ऐसा करने से रोकने में लग गए हैं, क्योंकि अगर 5G पर चीन का एक अधिकार स्थापित हो जाता है तो पूरी दुनिया चीन के मुट्ठी में होगी, और ये पूरी दुनिया के लिए काफी खतरनाक साबित होगा। चीन पूरे विश्व की महाशक्ति बन जाएगा और अपनी मनमानी पर उतर आएगा। भविष्य में दिख रहे संकट को लेकर सभी देश मानो चौकन्ने हो गए। उन्होंने चीन को छोड़कर भारत पर विश्वास जताया। उच्च तकनीक वाले औद्योगिक कच्चा माल और कलपुर्जों की सप्लाई चेन का दायरा बढ़ाने के लिए भारत के साथ विकसित देश गंभीरता से आगे बढ़ रहे हैं। वो देश चाहते हैं कि धीरे धीरे चीन से इनका आयात कम किया जाए। इसके लिए ये देश अपनी कंपनियों को चीन छोड़कर किसी और देश में जाने को प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम भारत का आता है। इसके साथ ही कुछ वियतनाम और दूसरे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को भी परखा जा रहा है। ये विकसित देश जानते हैं कि भारत के पास वैज्ञानिक और औद्योगिक आधार का जो विशाल दायरा है वो वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देशों के पास नहीं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूरोपीय देशों ने हाल में भारत के साथ कई सहयोग समझौते किए हैं। ये समझौते ही बताते हैं कि भारत की औद्योगिक और तकनीकी क्षमता कितनी ताकतवर और भरोसेमंद है। वहीं अगर भविष्य में ये सहयोग की सहमतियां और समझौते प्रभावी ढंग से अमल में लाए गए तो आने वाले सालों में भारत निश्चित रूप से चीन से काफी आगे निकल जाएगा और पूरे विश्व में चीन के विकल्प को खत्म कर देगा। लेकिन भारत को अभी इस ओर बढ़ने के लिए काफी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या भारत इसके लिए तैयार है। भारत अभी विकास के दौर से गुजर रहा है। उसे विकसित देशों की कंपनियों को अनुकूल घरेलू माहौल प्रदान करना होगा। इसके साथ ही देश भर में कानून व्यवस्था की स्थिति को भी सुधारना होगा। वहीं केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों को भी अपने स्तर पर निवेश के अनुकूल नीतियां बनानी होंगी। जब सभी राज्य संगठित होकर काम करेंगे तो देश के विकास को गति मिलेगी। तभी भारत चीन को मुंहतोड़ जवाब दे सकेगा और पूरी दुनिया में एक ताकत के रूप में उभर सकेगा।